Good morning, students. Today we are going to study about cell structure and function. What is cell? हम लोग बात कर लेते हैं सेल की. What is cell? Its structure and its function. Structures and functions. Basically, if we say that it is a tiny body, it cannot be seen by naked eyes. It is a tiny body which cannot be seen by naked eye. ये ऐसी एक छोटी बॉडी होती है जो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती. सबसे छोटी बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट. यहाँ पे बॉडी का मतलब क्या होता है? पार्ट. बॉडी का मतलब क्या होता है? पार्ट. सबसे छोटा पार्ट हमारे बॉडी का जो नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, उसे हम लोग सेल बोलते हैं. सेल को हम लोग दो और नामों से जानते हैं. पहला नाम होता है स्ट्रक्चरल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसके कारण डिफाइंड है? दैट इज ओनली ऑफ सेल. केवल और केवल सेल के कारण डिफाइंड है. फंक्शनल, हमारे बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं वो भी किसके कारण डिफाइंड है? वो भी केवल और केवल सेल्स के कारण डिफाइंड है. यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. पहला क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर या 2 नंबर में, डिफाइन द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और बॉडी. दूसरा आएगा क्या? फंक्शनल यूनिट. उसके लिए भी आपका आंसर क्या होगा? सेल. अब सेल की डेफिनेशन पूछी गया है, व्हाट इज सेल. बेसिकली ये सेल की डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ टाइनी बॉडी. ये बहुत ही छोटी बॉडी होती है विच कैन नॉट बी सीन, जो खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देखी जाती बाय नेक्ड आइज. ये एक ऐसी यूनिट होती है, ऐसी बॉडी होती है जिसे हम खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते. अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि सेल क्या होते हैं, बट सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के बारे में कैसे पता चला, ये भी हमें जानना है. तो आप लोगों को एक साइंटिस्ट का नाम याद होगा, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की है. क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? सेल की डिस्कवरी की है. कैसे डिस्कवरी की है सेल की? उन्होंने एक पेड़ की छाल, बार्क बोलते हैं जिसे, पेड़ की छाल बार्क लिया, उस बार्क की स्टडी की. उन्होंने कहाँ स्टडी की? माइक्रोस्कोप में स्टडी की. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी की तो उनको क्या दिखा? बहुत सारे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स थे. कैसे स्ट्रक्चर्स थे? नेट लाइक, मेसअप थे पूरी तरह से. ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है. जब उन्होंने उस स्ट्रक्चर को देखा तो फिर उन्होंने क्या किया? उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिफाइन किया और इनलार्ज किया. लार्ज करने के बाद उनको क्या पता चलता है? वो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बनकर बना हुआ है. किससे बनकर बना हुआ है? सेल से. ये जो मेसअप था ये पूरा क्या कहलाया? टिश्यू कहलाया. जो टिश्यू उन्होंने देखी वो टिश्यू किससे बनी हुई थी? सेल से बनी हुई थी. फिर उन्होंने उसकी सेल की क्या की? परिभाषित डेफिनेशन लिख दी. कैसी डेफिनेशन थी वो? इट इज ए टाइनी बॉडी. उन्होंने स्ट्रक्चर देखा कि बहुत ही छोटी बॉडी है तो उन्होंने क्या बोला? इट इज अ टाइनी बॉडी, इट इज अ स्मॉल बॉडी. फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला? कि खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे वो, तो उन्होंने क्या बोला? विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. जब खुली आंखों से नहीं देखी जा रही थी तो उन्होंने बोला कि इट इज टाइनी बॉडी विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. एंड दूसरा क्या बोला? तो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो स्ट्रक्चर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऑर्गन बना रहे हो, कोई टिश्यू बना रहे हो, कुछ भी काम हो रहा हो हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे केवल और केवल पॉसिबल क्यों हो रहे हैं? क्यों हमें मिल रहे हैं? सेल के कारण. अगर हमारे बॉडी में सेल्स नहीं है तो हमारे बॉडी का एग्जिस्टेंस भी नहीं है.
बेसिकली उन्होंने सेल के बारे में और क्या बताया? फिर उन्होंने सेल के बारे में बताया कि सेल अब दो प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी बॉडी में सेल दो प्रकार के हो सकते हैं, या हम ऐसा बोलें कि कोई भी बॉडी दो प्रकार की हो सकती है। पहली सिंगल सेल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल अगर किसी बॉडी में है, मींस केवल एक सेल ही है और कोई भी उसके पास बॉडी नहीं है और कोई दूसरे सेल नहीं है, तो सिंगल सेल बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है कि इसके पास बॉडी पार्ट नहीं होंगे, लैक्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक ही सेल है तो बॉडी बनने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये मैं बता देता हूं, किसी सेल से टिश्यू बनती है, एक सेल से नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज एंड ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज मेक्स ऑर्गन्स। Groups of organs makes a human body or muscle body। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ग्रुप ऑफ सेल ही टिश्यू बनाते हैं और ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज ही ऑर्गन्स बनाते हैं। यूनिसेलुलर में ऑर्गन्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सिंगल सेल है। अब हमें पता है कि ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज कौन बनाएगा? ग्रुप्स ऑफ सेल, मींस बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे तब जाकर कोई एक ऑर्गन बनता है। हमें पता है ना इसमें टिश्यू है ना ही ऑर्गन है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। कोई भी बॉडी अगर यूनिसेलुलर है उसमें ऑर्गन्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी एक बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं। अभी तो हमने बात किया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, जिसके पास कोई भी ऑर्गन नहीं होता। इसका एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो एग्जांपल क्या होता है? एमोइबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर। एमोबा में होता क्या है? आगे स्यूडोपोडिया होता है। क्या होता है? स्यूडोपोडिया। अब ये काम क्या करता है? ये बहुत सारा कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें क्या निकले होते हैं? प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं इसमें। थोड़ा सा कैसे पोस्चर्स होते हैं? स्यूडो मतलब होता है क्या? फॉल्स। फॉल्स मतलब इसका अस्तित्व ही ना हो। स्यूडो मतलब क्या है? फॉल्स। फॉल्स मतलब जिसका कोई भी अस्तित्व ना हो। पोडिया मतलब फीट। अगर दूसरी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब नकली पैर। अब नकली पैर का मतलब क्या होता है? मींस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता है। एमोबा का स्ट्रक्चर कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये किस स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। ये किसी भी स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है। क्यों पाया जा सकता है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होगा, कोई भी डेफिनिट साइज नहीं होगी। आपको दो चीजें पता चली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स केवल 1 होगा, शेप ऑफ साइज इरेगुलर होगा, मींस कोई डेफिनिट शेप नहीं होगा। साइज ऑफ सेल, साइज भी कैसी होगी? इरेगुलर होगी, कोई डेफिनिट साइज नहीं होती है इसकी, क्योंकि यूनिसेलुलर है। हो सकता है ऐसा शेप हो उसका, ऐसा बना हो सकता है ऐसा हो, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एमोबा अगर कोई एक सेल है और एक ऑर्गेनिज्म भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर है तो उसका मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर जो भी काम होगा, जो भी प्रोसेस होंगी हमारी बॉडी में जो होती है, जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेस उसके बॉडी में केवल वही एक सेल परफॉर्म करेगा। अब उसके पास कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गन तो है नहीं। अब पार्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है तो उसके बॉडी में सब कुछ कैसे होगा? उसकी बॉडी में कोई डिफाइंड पार्ट होगा इसके लिए या नहीं होगा? तो अगर ऑर्गन नहीं है तो कोई भी डिफाइंड पार्ट भी नहीं होगा। कोई भी एनिमल जो होता है वो डाइजेशन करता है तो उसका शेप क्या करता है? इनगल्फ करता है। फूड पार्टिकल मान लेते हैं कि एक फूड पार्टिकल है तो क्या काम करेगा? इसके क्लोज आएगा, इसके पास आता जाएगा। क्या आएगा? इसके क्लोज आएगा और पास आते आते इसको क्या करेगा? ऐसे इंगल्फ करेगा। जब इंगल्फ करेगा तो अपना इस शेप को क्या करेगा?
थोड़ा सा अपने शेप को इरेगुलर बना के इसको अंदर की तरफ अपने बॉडी के ले लेता है और इसी प्रकार से डाइजेशन इसका होता है। अब इसको क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा अंदर। डाइजेस्ट करने के बाद सेम इसी प्रोसेस से फिर से वो क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। यही प्रोसेस के डाइजेशन में कंटिन्यूअस चलती रहती है। डाइजेशन और एक्सक्रीशन में कंटिन्यूअस यही प्रोसेस चलती रहती है। दूसरा होता है यूनिसेलुलर, क्या कौन सा, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या काम होता है, पैरामीशियम के पास ये इरेगुलरनेस नहीं होती है तो यूनिसेलुलर, बट उसकी बॉडी क्या काम करती है, एक अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। कैसा स्ट्रक्चर, डाइजेशन, फूड इंडल्फिंग का और एक्सक्रीशन के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर तैयार कर देती है, या किसी एक पार्ट को ऑर्गेनाइज्ड काम देके रखी है कि आपको ही ये काम करना है। तो दूसरी बॉडी आएगी यूनिसेलुलर के बाद, वो आएगी क्या, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म ही कहलाएंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग एग्जांपल दें तो हम ह्यूमंस ही सबसे बड़े मल्टी सेलुलर के एग्जांपल हैं। कौन है एग्जांपल, ह्यूमंस, एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ह्यूमंस और एनिमल्स में सारे ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन्स के प्रिस्क्राइब्ड वर्क होता है, सभी ऑर्गन्स के पास एक पार्टिकुलर काम होता है। जब सभी ऑर्गन्स के पास पार्टिकुलर काम होता है तो ऑर्गन्स किससे बनके मिले हुए हैं, टिश्यू से, टिश्यू सेल से, मतलब वो सेल्स का भी कुछ पार्टिकुलर काम है। ऑर्गन का काम का मतलब क्या है, यहाँ पे वो सेल्स कुछ पार्टिकुलर फंक्शन करती हैं, इसी कारण से सेल्स को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू, और ग्रुप्स ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब सेल का शेप कैसा होगा, सेल का शेप इरेगुलर शेप होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप इरेगुलर होता है। जनरली सेल का शेप कैसा पाया जाता है, शेप ऑफ सेल की बात करें तो जनरली सामान्यतः कैसा पाया जाता है, राउंड। अक्सर कैसा पाया जाता है, ये राउंड पाया जाता है, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। स्फेरिकल भी पाया जा सकता है या तो फिर इलोंगेटेड पाया जाता है। ये तीन शेप में समानता सेल को देखा गया है। कुछ सेल कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। दोनों इनमें कैसे होते हैं, पॉइंटेड में एक पॉइंट ऐसा निकला होगा, बीच में मोटे होंगे, दोनों में फिर एक पॉइंट तरह होगा। पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं हल्का सा। ये सेल के शेप के बारे में हमने आपको बताया है। इसके बारे में पता चला आपको सेल के शेप के बारे में। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए जिनके पास कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गन नहीं होता है। मल्टीसेलुलर के पास मल्टीपल सेल्स होती हैं, मतलब बिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स हो सकती हैं। इस कारण से इनके पास वेल डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं। साइज ऑफ सेल क्या हो सकती है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज डिफर करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज बराबर नहीं हो सकती, किसी में ज्यादा किसी में कम हो सकती है। बट ये हमें पता है कि मिलियन होती है। साइज क्या होगी, मिलियन। छोटी साइज के नहीं पाए जाएंगे। अगर मिलियन साइज के हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, 1 मीटर का मिलियन पार्ट। मिलियन साइज के हैं और 1 मीटर का मिलियन पार्ट है, तो आप ये यूज कर सकते हो, तो आप उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। अगर 1 मीटर का मिलियन पार्ट है तो उसको हम लोग माइक्रोन भी कह सकते हैं। माइक्रोन और माइक्रोमीटर, माइक्रोन और माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। 1 मिलियन पार्ट 1 मीटर का क्या कहलाएगा, माइक्रोन और माइक्रोमीटर।
ये अभी बेसिकली केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि सेल और उसके यूनिट्स क्या क्या होती हैं, सेल में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। ये केवल आपका इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन के बाद, आपको यहाँ तक का इंट्रोडक्शन मिला, फिर एनिमल सेल आएगा, आपको प्लांट सेल आएगा। मल्टी सेलुलर में जब हम लोग पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर में तो कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, बट मल्टी सेलुलर में भी डिवाइडेशन हो जाएगा। एक आएगा एनिमल सेल, एक आएगा प्लांट सेल। फिर हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है उसमें? हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में कौन कौन से लेयर्स पाई जाती हैं, क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, और एनिमल सेल्स में भी क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बेसिकली बात करते हैं आपके सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन केवल और केवल किससे डिफाइन किया जा सकता है? किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन डिफाइन कर सकता है? टिश्यूज। ठीक है, क्या डिफाइन, कौन डिफाइन करेगा? टिश्यूज डिफाइन करेंगे। टिश्यूज किसको डिफाइन करेंगी? ऑर्गन्स को। और ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? जो भी आपकी बॉडी को नीड होती है, उस नीड के हिसाब से अलग अलग नीड के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स बने किससे हैं? टिश्यूज से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, वो क्या है? पार्ट ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स कितने होते हैं? तो जब सेल के पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सेल का पार्ट्स क्या होता है? सेल 3 पार्ट से बना हुआ होता है। पहला पार्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है? बाउंड्री। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं किसकी? न्यूक्लियस। दूसरा होता है न्यूक्लियस। एक हो गई बाउंड्री, एक हो गया सेंटर। एक न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, और सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? बाउंड्री ऑफ द सेल। और जो तीसरा पार्ट आएगा आपका, वो आएगा साइटोप्लाज्म। तीसरा पार्ट हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। The jelly-like structure between the cell membrane and nucleus. साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आपको मैं दूं, तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जेली लाइक स्ट्रक्चर। चिपचिपा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन, इसके बीच में होगा। ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा केवल और केवल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाएगा स्ट्रक्चर। ये साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है। ये आपको डेफिनेशन याद भी करके रखनी है, और ये बहुत ही तीनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके सिलेबस के हिसाब से। सेल मेम्ब्रेन अब क्या है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। जो बाउंड्री होती है, थिक लेयर होती है सेल के चारों तरफ। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? द बाउंड्री ऑफ द कवरिंग ऑफ द सेल। The boundary of the covering of the cell, वो बाउंड्री सेल को कवर कर रही है चारों तरफ से, वो कहलाएगी क्या? सेल मेम्ब्रेन। कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन ऐसी बाउंड्री होती है जो किसको कवर करती है? जो कवर्ड होती है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल विच इज कवर्ड बाय द सेल वॉल। ये ऐसी बाउंड्री होती है जो सेल वॉल की कवरिंग के अंदर होती है, सेल वॉल के कवरिंग के अंदर पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब बाउंड्री, और सेल की बाउंड्री तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम लोग लिखेंगे द बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री जब कोई लेयर कवर करें उसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, सेल की दीवार। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? पहले तो हम सेल मेम्ब्रेन का मतलब बोलते हैं क्या? बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? सेल की बाउंड्री। अब हम लोग बात कर लेते हैं द बाउंड्री ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। किसकी बाउंड्री? सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री इज कवर्ड
is covered by another thick layer, which is called as cell wall. सेल वॉल क्या होते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री को कवर करके रखते हैं एक मोटी परत से, थिक लेयर से, वो कहलाती है सेल वॉल। अब हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बाद द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी। सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी। दूसरी बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कैसे होते हैं? सेंटर में होते हैं डेंस राउंड। तीन चीजें आपको पता चली, सेंट्रल बीच में, डेंस मतलब गहरे, राउंड मतलब गोल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, बॉडी इन द सेंटर, is called nucleus, इसी बॉडी को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो तीन पार्ट में सेल डिवाइड है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और तीनों की डेफिनेशन आपको बता दी थी, सेल मेम्ब्रेन की भी, सेल वॉल की भी, और न्यूक्लियस की भी, और साइटोप्लाज्म की भी। अब हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन दोनों के बीच में सेपरेशन का काम करता है। या अगर हम ऐसा बात करें कि साइटोप्लाज्म सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों को अलग कर दिया, मींस सेपरेटेड है। कौन सेपरेटेड है? सेल मेम्ब्रेन भी सेपरेटेड है और न्यूक्लियस भी सेपरेटेड है, बिकॉज ओनली एंड ओनली ऑफ साइटोप्लाज्म, केवल और केवल किसके कारण? साइटोप्लाज्म के कारण। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा है, तो हो सकता है वो लिक्विड फेज में भी पाया जा रहा हो। जेली लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वो लिक्विड फेज में भी पाया जा सकता है, या लिक्विड फेज में ही पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में बहुत सारे क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियॉन्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या कैरी करते हैं? क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं। किसे कैरी करते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स क्या काम करती है? इनहेरिटेंस में मदद करती है और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स में भी मदद करती है। किसके कैरेक्टर्स? पेरेंट्स के कैरेक्टर्स। किसमें? चाइल्ड में। जीन क्या काम करती है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को चाइल्ड के कैरेक्टर्स में ट्रांसफर करने का काम जीन करती है। कहां पाई जाती है? सब न्यूक्लियस में पाई जाती है। कहां? न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स में दो बॉडीज होती हैं, आरएनए एंड डीएनए बॉडीज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एडिशनल अगर हम लोग बात करें तो हम इसके बाद जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल दो प्रकार की सेल्स होती हैं। दो प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी सेल्स होंगी? एक होगी प्लांट सेल और दूसरी होगी एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस भी आपको पढ़ने हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो डिफरेंसेस हैं, ये आपको मैं एक पूरा चार्ट बनाऊंगा जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, प्लांट और एनिमल सेल के बीच का कंपैरिजन और स्टडीज। बाकी इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको समहाउ मैंने पूरे के पूरे बताए हैं।
फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है या समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।